अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास स्कूल और कॉलेजेस में दो तरह के स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं। एक वो स्टूडेंट्स जो रोज़ाना का लेक्चर बेहतरीन तरीके से तैयार करते हैं, अपने टीचर को लिख के दिखाते हैं या सुनाते हैं। एक दूसरी कैटेगरी है जो कभी तो लेक्चर अच्छे तरीके से तैयार करते हैं और कभी अच्छे तरीके से तैयार नहीं करते। अब सिलेबस मुकम्मल हो गया, टेस्ट सिस्टम शुरू हो जाता है। अब देखने में ये आया है कि टेस्ट सिस्टम में बहुत सारे ए कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते और कुछ बी कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो अच्छे तरीके से टेस्ट सिस्टम को परफॉर्म करते हैं। जी हाँ, आपको रिज़ल्ट आने पर बहुत सारे ए कैटेगरी के स्टूडेंट्स परेशान कर देते हैं और बहुत सारे बी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैरान कर देते हैं, क्योंकि टेस्ट सिस्टम ही कामयाबी की ज़मानत है। तो अभी हम यहाँ चंद एक टिप्स डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप अपने टेस्ट सिस्टम को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है टाइम टेबल। जी हाँ, अब आप स्कूल या कॉलेज से घर आते हैं, अपना बैग रखा, थोड़ी देर आराम किया और किताब खोल के पढ़ना शुरू कर दिया। अब आप लगातार 3 घंटे पढ़ते हैं और आप समझते हैं कि आपने 3 घंटे पढ़ लिया, हालांकि आपने उन 3 घंटों के अंदर किसी से कोई बात की होती है, कोई व्हाट्सएप थोड़ा सा इस्तेमाल किया, कोई चाय पी ली, कोई प्रोग्राम देख लिया, कोई घर वाले से बात कर ली। तो उन 3 घंटों की आउटपुट क्या होती है, यानी आप जो आपने आधा चैप्टर याद किया है, पेपर में लिखने के काबिल कितना है, तो बाज़ दफ़ा आउटपुट ज़ीरो होती है। आपको ये चाहिए कि उन 3 घंटों का आप देखें, टाइम टेबल बनाएं कि आपको एक चैप्टर याद करना है, आपके पास 3 घंटे हैं, तो उस चैप्टर में फ़र्ज़ करें 5 लॉन्ग क्वेश्चन हैं और 20 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो आपको टाइम डिवाइड करना पड़ेगा कि एक लॉन्ग क्वेश्चन को मैंने 20 मिनट देने हैं और एक शॉर्ट क्वेश्चन को 2 मिनट या 5 मिनट देने हैं, और इतना टाइम है इतने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए और इतना टाइम है इतने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और उस टाइम के मुताबिक आपने काम को तैयार करना है, टारगेट बना के तैयार करना है। तो तब आपका काम होगा, ना कि किताब खोल के बैठ जाएं, ना कोई टारगेट है, बस 3 घंटे बाद अब समझ लें कि मैंने 3 घंटे पढ़ लिया। तो टाइम टेबल इतना ज़रूरी है। ये एक पंजाबी शेर है, जो पूरा शेर इस तरह से है, बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकदरां दा, उगन वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा, मंजिल दे मत्थे दे उत्ते तख्ती उन्हां दी लगदी, जेड़े घरों बना के टुरदे नक्शा अपने सफ़रां दा। तो टाइम टेबल दरअसल आपके उस सफ़र का नक्शा है। और दूसरी बात, टाइम टेबल प्रैक्टिकल नोयत का होना चाहिए, ना कि आप ऐसा टाइम टेबल बना लेंगे जिस पे आप अमल ही ना कर सकें, क्योंकि दूसरों का मुंह लाल देख के अपना मुंह थप्पड़ मार के लाल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। 3 कैटेगरीज के स्टूडेंट्स होते हैं। एक ए कैटेगरी जो 40 to 60% तक मार्क्स ले सकते हैं, एक बी कैटेगरी जो 60 to 85% तक मार्क्स ले सकते हैं, और एक तीसरी कैटेगरी जो कि 85 प्लस मार्क्स वाले स्टूडेंट होते हैं। अब इस चीज़ पे मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा कि इन तीनों कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के अपने अपने मसाइल क्या होते हैं और आप प्रैक्टिकली कि उनके मसाइल क्या हैं और आप उनको सॉल्व किस तरह कर सकते हैं, और ये कैटेगरी इस कैटेगरी वाले अपने आप को इस कैटेगरी में ले जा सकते हैं और इस कैटेगरी वाले इसमें ले जा सकते हैं। ये अलहदा से मैं इसको डिस्कस करूंगा और उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर अब रिवीजन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट को आता है वो ये है कि जिस तरह से आपने एक टॉपिक तैयार किया होता है ना, तो पूरे चैप्टर वाइज टेस्ट में आप सारे टॉपिक उस लेवल के तैयार नहीं कर पाते जिस लेवल के आपने टॉपिक वाइज तैयार किया था। तो रिवीजन का सबसे सुनहरा असूल ये है, यहाँ पे मैंने एक लफ्ज़ लिखा है कि पुराना याद किया छोड़े ना, नया छेड़े ना। इसका मतलब ये है कि होता यह है कि जब रिवीजन शुरू होती है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स टीचर के पास जाते हैं कि इस चैप्टर में अहम चीज़ क्या है जो हम याद करें। तो ऐसा नहीं करना। अब देखें कि उस चैप्टर में आपने पहले क्या याद किया था जब आपने टॉपिक बाय टॉपिक, तो जो चीज़ आपने टॉपिक बाय टॉपिक याद की हुई है उसको लाजमी रिवाइज करें, क्योंकि उस पर टाइम आपका कम लगेगा। तो जब वो तैयार हो जाए फिर नई चीज़ को छेड़ें, फिर नई चीज़ को तैयार करना शुरू करें। और दूसरा, टेक्निकल स्टडी। देखें, आप जो बुक पढ़ रहे हैं ये वो कोई सूरत यासीन नहीं है या कुरान की कोई सूरत नहीं है जिसको सब याद करने पे आपको सवाब मिलेगा। तो बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक तरफ से याद करना शुरू कर देते हैं और आखिर तक याद करते रहते हैं सूरत यासीन की तरह। ऐसा नहीं करना, बल्कि आप देखें हर बुक, ख़ास तौर पर जो साइंस की बुक्स हैं उनका 40% बुक का हिस्सा ऐसा होता है
जिसमें से 70% पेपर आता है। आई रिपीट, 40% पोर्शन ऐसा होता है जिसमें 70% पेपर आता है। तो आपको देखना चाहिए अहम चैप्टर कौन से हैं और उस तरीके से आपको अपना टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा। तो ये है टेक्निकल स्टडी। फिर आगे हम देखते हैं कि टेस्ट सिस्टम, फर्ज करें आपका टेस्ट सिस्टम इस तरह से है कि मंडे को बायो का पेपर है, ट्यूसडे को फिजिक्स का, वेडनेसडे को उर्दू, इंग्लिश, पाक स्टडी और केमिस्ट्री। अब होता क्या है, अगर कोई स्टूडेंट ये समझता है कि मंडे को बायो का पेपर दे के ट्यूसडे वाले दिन वो फिजिक्स के एक चैप्टर वाइज टेस्ट की बात हो रही है, वो एक चैप्टर की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लेगा, तो वो गलत सोचता है। अब कैसे तैयारी होगी? मंडे वाले दिन जब आपने बायो का पेपर दे दिया है ना, उस दिन फिजिक्स का जो आपने टेस्ट तैयार करना है, तैयार करने से पहले मंडे वाले दिन आपको वो 50% पहले से तैयार होना चाहिए। अब ये कैसे होगा? ये आपको टाइम टेबल एडजस्ट करना पड़ना है। यानी आप देख सकते हैं कि आपके पास वेडनेसडे को उर्दू का पेपर है, तो उर्दू में आप ये ट्यूसडे और वेडनेसडे को रिलैक्स मत हो, बाकी जो मुश्किल चैप्टर हैं उनका कोई एक एक टॉपिक याद कर लें। इसी तरह ये जो पाक स्टडी है, इसमें कोई साइंस का कोई टॉपिक तैयार कर लें, इतवार वाले दिन कोई ना कोई टॉपिक तैयार कर लें। और दूसरी बात यह है कि हम इंसान की नेचर है कि आप लगातार एक सब्जेक्ट तैयार नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पर ट्यूसडे वाले दिन अगर फिजिक्स का टेस्ट है और आपके पास 8 घंटे हैं तैयारी करने के लिए, तो आप कंसेक्टिव 8 घंटे फिजिक्स नहीं पढ़ पाते, क्योंकि ट्यूसडे को फिजिक्स का प्रेशर होता है दिमाग पे। तो आप क्या करें, 2 घंटे फिजिक्स करने के बाद, अब फिजिक्स का तो प्रेशर है लेकिन केमिस्ट्री का प्रेशर इस दिन नहीं है। 2 घंटे फिजिक्स तैयार करने के बाद कोई आधा घंटा केमिस्ट्री तैयार कर लें, उसका प्रेशर नहीं होगा, वो आपको अच्छे तरीके से कोई एक टॉपिक तैयार हो जाएगा। या आप उर्दू के कोई 2 टॉपिक तैयार कर लें, क्योंकि फिर वेडनेसडे वाले दिन आपके पास टाइम नहीं होगा उर्दू, क्योंकि उर्दू को तैयार करने के लिए फिर दिमागी तौर पर कोई इतनी मेहनत भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। पाक स्टडी को तैयार कर लें, आधा घंटा इस तरह ये पढ़ के फिर दोबारा फिजिक्स को पढ़ना शुरू कर लें। तो इस तरीके से आप हर सब्जेक्ट की मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि एक दिन में एक चैप्टर तैयार करने के बजाय आपको वो 50% पहले ही तैयार होना चाहिए। फिर उसके बाद अगला हेल्पिंग बुक। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे बच्चों को ये कहते हैं कि भी आप हेल्पिंग बुक ना लें। भी ऐसा नहीं, मैंने बहुत सारे तलबा को ऐसा देखा है कि वो सारा साल कहते हैं जी हमने बुक से पढ़ना है, हम हेल्पिंग बुक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जब पेपर में सिर्फ 2 माह रह जाते हैं तो वो हेल्पिंग बुक ले लेते हैं। तो भाई बजाय इसके कि आप हेल्पिंग बुक से 2 माह फ़ायदा लें, पूरा साल उससे फ़ायदा लें। हेल्पिंग बुक से आप देखें कि जो टॉपिक है उनकी हेडिंग्स किस तरह से बननी है, शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरह से बनने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से बनने हैं। क्योंकि बहुत सारे लायक स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि पूरा टॉपिक तैयार किया होता है उन्होंने, और अंदर से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो उन्हें ये नहीं पता चलता कि इसका जवाब हमने कहाँ से कहाँ तक देना है। तो इस चीज़ को आप तभी आपको पता चलेगा जब पहले से आपने देखा होगा, पहले से आप उस चीज़ पे एक्सपोज हुए होंगे कि इस तरह से सवाल बन सकता है और इसका इस तरह से जवाब आ सकता है। तो आप हेल्पिंग बुक का इस्तेमाल ज़रूर करें। और यहाँ पे एक और बात, आगे रिवीजन में बच्चों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि जब उन्होंने टॉपिक वाइज एक चीज़ जो तैयार की होती है ना, तो रिवीजन में वो क्या करते हैं, वो उस जगह से तैयार नहीं करते। मसलन एक टॉपिक आपने एक बुक ए से तैयार किया है, तो रिवीजन में स्टूडेंट क्या देखता है कि वो उसके पास 2-3 हेल्पिंग बुक्स होती हैं, वो देखता है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आसान है, वहाँ से वो तैयार करता है। ऐसा ना कीजिए, क्योंकि एक चैप्टर में तो आप इस तरह कर लेंगे, लेकिन जब हाफ बुक का और फुल बुक का टेस्ट होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने ये टॉपिक कहाँ से तैयार किया था। तो एक हेल्पिंग बुक या एक टेक्स्ट बुक उसको सेलेक्ट करें और वहीं से सारा काम तैयार करें, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जब आपका फुल बुक का टेस्ट हो कि मैंने ये शॉर्ट क्वेश्चन और ये लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से तैयार किया था। उसके बाद पास्ट पेपर की हेल्प ज़रूर लें, क्योंकि अक्सर पेपर जो से हैं वो 80% से ज़्यादा पास्ट पेपर में से आए होते हैं, और आपको आसानी से पता चल जाता है कि यह जो हमने पेपर देने जाना है वो किस नौइयत का पेपर होगा। और दूसरी बात ये आपको बताना कि जो टेस्ट सिस्टम के अंदर रिस्ट वॉच का इस्तेमाल ज़रूर करें,
क्योंकि बोर्ड के अंदर बहुत दफ़ा इस तरह तलबा के साथ होता है कि उनको काम आता भी होता है लेकिन वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। इसकी असल वजह यही है कि आप अपने टेस्ट सिस्टम में वॉच का इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर भी टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। तो ये थी टेस्ट सिस्टम के हवाले से चंद एक गुजारिशात। अगर आपको स्टडी के हवाले से किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है तो अब हमसे ज़रूर पूछें, हम उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताएंगे, ना कि आपको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे।